हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हम डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस की और इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनके कॉन्सेप्ट देखे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने और प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और वो एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने ये क्लियर कर दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस इन विच पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और न्यूट्रल स्टेट और एनी वन ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है n-1 D10 NS2। n की वैल्यू पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, वैलेंसी शेल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों एलिमेंट्स के ग्राउंड स्टेट में D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब इसमें कोई पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। और फिर इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और +2 में भी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और सॉरी +2 में भी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। दैट्स व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी does not consider in transition metals but consider in d block elements. However, copper, Ag, Au have D10 configuration its ground state. It means it does not have partially filled d orbitals और d ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बट ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 के अंदर इनमें D9 और D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो जैसे कॉपर का +2 है तो D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। सिल्वर फ्लोराइड के साथ +2 शो करता है तो उसमें D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और Au+3 और हम गोल्ड में D10 है पर Au+3 शो करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसमें D8 कन्फिगरेशन होता है। ये सारे पॉइंट हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि स्कैंडियम टू Mn तक लगातार ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होती है और 3D सीरीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है वो Mn है और Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और Mn के बाद आयरन टू जिंक रेगुलरली फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। तो रीजन ये लिखेंगे कि स्कैंडियम टू Mn तक n-1 D यानी 3D में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद Mn के बाद आयरन टू जिंक इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है यानी फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल बनने लग जाते हैं। इट मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पेलेंटिमेट शेल, मतलब 3D सब ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हो जाती है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट Mn है +7। KMnO4 में Mn पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एनीवे और बट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में रुथेनियम और ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये आयरन ग्रुप है, आयरन के नीचे रुथेनियम आता है, रुथेनियम के नीचे ऑस्मियम आता है। तो आयरन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है, लेकिन इसके नीचे रुथेनियम और ऑस्मियम जो आता है, रुथेनियम और ऑस्मियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +4, +6 एंड +8। तो ये सारा पॉइंट हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे। जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल करने के लिए ये थोड़ा सा समअप दिया प्रीवियस क्लास का और इसके ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप इसको पोस्ट करके आंसर को रीड कर लेना, मैंने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस क्लास में अच्छे से। विच ऑफ द 3D सीरीज of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why। अभी बताया स्कैंडियम टू Mn तक इंक्रीज होता है तो Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। और why is the highest oxidation state of metal exhibit in oxide and fluorides only। ये भी प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुका है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो जब ये किसी मेटल के पास जाते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई भी एटम जब किसी मेटल के नियर जाता है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच के और उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव हाई जेड इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और स्मॉल साइज होने की वजह से। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि देखा फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो होता है वो
ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और फ्लोरीन का 1 होता है। एंड नाउ एक्सप्लेन व्हाई, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वैसे में इस क्वेश्चन का डिस्कशन आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर इस चैप्टर में भी गिवन है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, पर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसको अवॉइड करना बेटा। ये बोल रहा है कि कॉपर प्लस 1 एक्वस मीडियम में अनस्टेबल है और कॉपर प्लस 1 कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर प्लस 1 एक्वस मीडियम के अंदर कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली हम अगर जब भी अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कॉपर के जो कंपाउंड देखते हैं वो सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली मिलते हैं। यानी एक्वस मीडियम में मॉइस्ट के अंदर कॉपर +2 के ही कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, अगर कॉपर +2 नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉपर +2 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर +1। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं एक टर्म क्लियर कर दूं जो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन इसमें आ रहा है, मैंने रेड टिक किया है, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। एक सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। जैसे ये देखो, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखा है मैंने। इसमें देखो आप कॉपर +2, जो कॉपर +2 है वो कॉपर +1 है, वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो जब कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये कॉपर +1 कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो दिस इज रिडक्शन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कॉपर +1 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कॉपर +1 का कॉपर +2 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कॉपर +1 का कॉपर में रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल स्पीशीज, जैसे यहाँ कॉपर +1 है, उस रिएक्शन में कॉपर +1 का ऑक्सीडेशन भी हुआ और कॉपर +1 का रिडक्शन भी हुआ। खैर, अब क्या होगा कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्लियर किया कि सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। These reactions are called disproportionation reaction और self redox reaction। अब कॉपर +2 ये क्या बोल रहा है कि ये जो फिनोमेना है वो एक्वस मीडियम में हो रहा है। दिस इज कंप्लीट इन एक्वस मीडियम। तो होता क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसका कंसेप्ट में नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन का कंसेप्ट वैसे आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में 11 में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वापस इसका कंसेप्ट डिटेल में आ रहा है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होता है कि वाटर के अंदर ये होता है और वाटर के 4 मॉलिक्यूल से कॉपर +2 कंबाइन करके Cu H2O होल 4 +2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको इस तरह से भी लिखते हैं अपन, कॉपर +2.4 H2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो किसी बुक में लिखा होगा कॉपर +2.4 H2O, कॉपर H2O। बेसिकली यहाँ H2O लिगेंड है और H2O कॉपर +2 से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कॉपर +2 को स्टेबलाइज कर देता है। कैसे करता है ये सारा कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो खाली एग्जाम में आएगा तो हमको नहीं लिखना है, बट कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये जब कॉपर +2 वाटर से रिएक्ट करके CuH2O4 तो एक एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन।
और हाइड्रेशन एनर्जी He बोल दो, He भी बोलेंगे और HH भी लिखते हैं। HH का मतलब हो गया हीट ऑफ हाइड्रेशन, He का मतलब हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये रिलीज होकर इसको स्टेबल कर देती है और कॉपर प्लस 1 को कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट कर देती है। यानी इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कंपनसेट करता है जो ज्यादा एनर्जी कॉपर प्लस 1 से कॉपर प्लस 2 में लगानी है। यानी कहने का मतलब ये वाली जो एनर्जी है ये रिस्पॉन्सिबल है कॉपर प्लस 1 को कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यही लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कॉपर प्लस 1 ion is not stable in aqueous solution. In an aqueous medium, copper plus 2 is more stable than copper plus 1. This is because although energy is required to remove one electron from copper plus 2 to copper plus 2, ठीक है, वापस रीड कर रहा हूँ। In an aqueous medium, copper plus 2 is more stable than copper plus 1. This is because although energy is required to remove one electron from copper plus 1 to copper plus 2, high hydration energy of copper plus 2 compensate for it. इसलिए इसको मैंने ब्लू फॉन्ट में लिख दिया, ये मेन पॉइंट लिखना है। Therefore copper plus 1 ion in aqueous solution is unstable and it disproportionate to give copper plus 2 and copper। ये रहा देखो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ तो कॉपर प्लस 1 एक तो कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ और एक कॉपर प्लस 1 कॉपर में कन्वर्ट हुआ, एक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ ये रहा और एक कॉपर में। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसको इस वक्त अवॉइड करो, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर अच्छा से समझ में आ जाएगा। बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक एक ही चैप्टर है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, जिससे हम डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जैसे कलर क्यों शो होता है, तो ये सब नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। यहाँ पर वापस वही आ गया, ये भी बेटा सिंपल ही है। Mn और Mn का इसमें है, Mn का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगा? ऑब्वियसली +2 रहेगा, क्योंकि Mn +2 में कन्वर्ट हुआ, तो Mn +2 में कन्वर्ट हुआ तो ये 3d5 हो गया, हाफ फील्ड है। और Mn+3 नहीं बनेगा, क्योंकि Mn+3 बनते ही 3d4 हो जाएगा। तो इसका जो Mn+2 है, Mn+2 क्या है? Mn+2 हाफ फील्ड है। Mn+2 क्या है बेटा? हाफ फील्ड है। इसी तरह से तो ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो Mn का तो +2 ज्यादा स्टेबल होता है, और आयरन 26 का हो जाएगा 3d6 4s2, तो ये हो जाएगा Fe+2 हो जाएगा 3d6, और फिर हो जाएगा Fe+3, और Fe+3 हो जाएगा 3d5। तो ये तो Mn का तो +2 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि Mn+2 बनते उसमें 3d5 हाफ फील्ड हो जाता है, और आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके हाफ फील्ड बन जाता है। इस वजह से Mn का +2 और आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहता है। फिर यही डिस्कशन यहाँ पर है कि देखो, ये भी बुक के ही क्वेश्चन है बेटा सारे ये। To what extent do the electronic configuration decide the stability of oxidation state in the first series of transition element? जैसे मैंने अभी बताया कि Mn का +2 इसीलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और +3 नहीं है Mn का। और इसी तरह से आयरन का +2 लेस स्टेबल है और +3 ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन भी हाफ फील्ड है। इसी तरह से जिंक का +2 बन जाता है, तो जिंक +2 में फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाता है। तो ये आप इसको भी आप रीड कर लेना, ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है कि कहने का मतलब ये हो गया कि जहां आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जैसे स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेलिडियम +5, आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियो अच्छे तरह से देखें तो कोई डाउट नहीं आएगा, इनमें आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और Mn+2, Fe+3, क्रोमियम +1, इनके अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है।
जिंक +2 में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो उस वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा, इन क्वेश्चंस को आज वीडियो को पोस्ट करके और इनकी लैंग्वेज रीड कर लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दें आप। अब नेम द ऑक्सोमेटल एनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज of the transition metal in which the metal exhibit the oxidation state equal to its group number। यानी पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये बोल रहा है ऑक्सोमेटल एनायन क्या होता है। ऑक्सोमेटल एनायन का मतलब होता है मेटल, ऑक्सीजन और फिर नेगेटिव चार्ज, जैसे KMnO4 से MnO4 माइनस मिलता है, तो ये पर मैग्नेट आयन है। ठीक है, तो ये ऑक्सो आयन हो गया। MnO4-2 ये मैग्नेट आयन है, ये भी क्या हो गया, ऑक्सो आयन हो गया। ठीक है ना, जैसे VO3- है, तो ये ऑक्सो आयन हो गया। ठीक है, Cr2O7-2 तो ये ऑक्सो आयन हो गया। CrO4- ये ऑक्सो आयन हो गया। तो आई थिंक ऑक्सो आयन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑक्सो आयन में मेटल है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। MnO4-, VO3-, C2O7-2 डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, इसको क्रोमेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको ऑक्सो आयन बोलते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आगे चल रहा है। तो ये ग्रुप नंबर कौन सा हुआ, ये ग्रुप नंबर 3 हुआ, ये ग्रुप नंबर 4 हुआ, ये ग्रुप नंबर 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, 8 हुआ और आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब ग्रुप नंबर 5 है। तो अब जैसे VO3 एक ऑक्सो आयन है, और VO3 पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूं तो VO3 पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा X, V ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 होता है, ये 3 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, इक्वल टू चार्ज कितना है -1, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। तो VO3 का ग्रुप नंबर कितना है, VO3 का ग्रुप नंबर देखो बेटा, ये देख लो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि वेलेडियम 5th ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका ये ऑक्सो आयन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के बराबर है। इसी तरह से अगर अपन, तो ये देखो, अब समझना क्वेश्चन को। नेम द ऑक्सोमेटल एनायन, जैसे ये VO3- ऑफ द फर्स्ट सीरीज, ये फर्स्ट सीरीज, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट, ये मेटल, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, यानी ग्रुप नंबर 5, ये 5। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का 6 है, तो ये इसका जो फेमस एग्जांपल है वो है Cr2O7-2, पोटेशियम डाइक्रोमेट से ये डाइक्रोमेट आयन आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा 2x7-2 इक्वल्स टू -2, 7 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे -2, तो 2x इक्वल्स टू +12, x इक्वल्स टू +6। इसके अलावा एक और एग्जांपल है CrO, जो उधर लिखा हुआ है CrO4, तो यहां देख लो आप, x, ये 6 ग्रुप है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ये तो ग्रुप नंबर है, ये तो क्या है, ग्रुप नंबर है। और इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल है, आप CrO4- पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो वो +6 आएगा। सिमिलरली अगर हम Mn की बात करें तो Mn 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो MnO4 पर मैग्नेट आयन, तो इसका ये हो गया X, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, -1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा +7, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन था इसका। 3 एग्जांपल याद रखो, VO3- और क्रोमियम में 2 एग्जांपल है, Cr4- क्रोमेट आयन और Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, और इस तरह से बात करेंगे। और अब आ जाओ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द
transition element and why are they called transition elements? Which of the D block element may not be regarded as the transition elements? हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ. Transition elements are those elements in which the atom or ions contain partially filled d orbital. These elements lie in the d block and show a transition of properties between s and p block. इनकी जो property है वो s और p block के बीच की है. Therefore, these are called transition elements. Elements such as zinc, cadmium, and mercury cannot be classified as transition element because these have completely filled d subshell. अब अपन which metal in the first series of transition metal exhibit +1 oxidation state most frequently and why? क्रोमियम और कॉपर. क्रोमियम और कॉपर दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर इस केस में कॉपर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली शो करता है. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑन द ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन यस एलिमेंट, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है. स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3d1 4s2. तो इसमें 1 पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, स्कैंडियम में 1 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल है. इस वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, और ये बात अलग है कि ट्रांजिशन ये स्कैंडियम +3 डायरेक्ट शो करता है, क्योंकि स्कैंडियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? स्कैंडियम का होता है आर्गन 3d1. तो इसके ग्राउंड स्टेट में तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल है, लेकिन स्कैंडियम डायरेक्ट +3 शो करता है. तो ये हो जाएगा आर्गन और 3d1. ठीक है, स्कैंडियम +3. तो आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया. तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल नहीं है. तो स्कैंडियम एक सिंगल ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, और इधर से तो आपको कोई पूछे विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्टूडेंट लिख देते हैं स्कैंडियम एंड जिंक. तो बेटा रॉन्ग हो गया. जिंक इज नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, तो उस केस में हमको खाली स्कैंडियम का ही आंसर स्कैंडियम ही लिखना है. और लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, तो उस केस में आप लिखोगे स्कैंडियम एंड जिंक, क्योंकि जिंक कंसीडर इन डी ब्लॉक आल्सो. तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पर ये अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. तो जस्ट मैंने ये बताया कि अपन जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो लिखे हैं. उन सब के कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में थे. बस आप तो इन क्वेश्चंस को वीडियो पोस्ट करके और ढंग से क्वेश्चन रीड करके और उसके आंसर रीड कर लो, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है शॉर्ट में वो समझ में आ जाए. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हमको ये क्लियर ही है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेसिकली मेटल्स हैं. आप ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो रूटीन लाइफ में आप देखते ही रहते हो. आयरन देखते हो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो चारों मेटल हैं ये तो हर पर्सन ने देखे हुए हैं. तो उस बेस पर आपको क्लियर है कि इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी तो बहुत क्लियर दिखती है. नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल्स डिस्प्ले मेटेलिक प्रॉपर्टी. मेटेलिक प्रॉपर्टी सच एज, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मुड़ने पे टूटते नहीं है. डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, यानी मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको हार्मिंग करने से वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाता है. हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, गर्म करते हैं तो काफी गर्म हो जाता है. आप मेटल को एक एंड से गर्म करो तो दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है, क्योंकि जब हमने तो क्या किया, मेटल, जैसे ये मेरे पास ये मेटल रोड है, अब इस मेटल रोड को मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा इस साइड से जहां से मैंने पकड़ रखा है, तो थोड़ी देर बाद उसकी यहाँ तक हीट पहुंच जाएगी. मतलब हीट की कंडक्टिविटी भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है. मेटलिक लस्टर होता है, क्योंकि कोई भी आप देख लो, गोल्ड, सिल्वर सारे चमकते हैं, और इवन देन आयरन भी चमकता है. लेकिन क्या होता है, वो रस्टिंग की वजह से उसके सरफेस पर जो कोरोटेड लेयर बन जाती है, रस्ट लेयर बन जाती है, तो उसकी चमक छुप जाती है.
वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ठीक है, एक्सेप्शन जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है ना, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती है ट्रांजिशन मेटल से, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स को हम अलग रख रहे हैं और जिंक कैडमियम मरकरी मतलब जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल से इसीलिए अलग भी रखते हैं, लेकिन रीजन वही देना है कि इसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसकी न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में और किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये एक्सेप्शंस के बारे में। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर लोअर देन दोस ऑफ द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमारे पास एक तो है 3D सीरीज, हमारे पास है एक 3D सीरीज चलती है स्कैंडियम टू कॉपर एंड जिंक, ठीक है, तो मैं कॉपर तक की बात कर रहा हूं। 4D सीरीज चल रही है, 4D सीरीज, तो मैं डी नहीं लिख रहा हूं, चलो डी नहीं लिखूंगा तो मेरे को जिंक हटा दूंगा। अब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बेटा ध्यान दो, मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब स्कैंडियम टू कॉपर, क्योंकि अगर मैंने यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखा है तो मैं जिंक नहीं लिखूंगा। यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज टीएस मतलब ट्रांजिशन सीरीज, तो स्कैंडियम के जस्ट नीचे क्या आता है, ईट्रियम टू कैडमियम नहीं, तो इसके नीचे सिल्वर आएगा। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो क्या है, लेंथेनम टू कॉपर एजी एयू। तो यहाँ पर मैंने जिंक कैडमियम मरकरी कब लिखूंगा, यहाँ पर जिंक कैडमियम मरकरी अगर लिखूंगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3D सीरीज, यहाँ लिखना पड़ेगा 4D सीरीज और यहाँ लिखना पड़ेगा 5D सीरीज। पर मैंने लिखा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में है ही नहीं, तो ट्रांजिशन सीरीज में भी नहीं है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ईट्रियम टू सिल्वर, पर कैडमियम नहीं आएगा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मरकरी नहीं आएगा, तो ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, मास बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जब आते हैं स्कैंडियम ईट्रियम लेंथेनम कॉपर एजी एयू, यानी इस सीरीज से इस सीरीज में आए तो मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मास बढ़ने के पीछे रीजन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ते हैं। प्रोटॉन जितने ज्यादा बढ़ते हैं, प्रोटॉन अगर 10 बढ़ेंगे तो पता चलेगा न्यूट्रॉन 12-13 बढ़ गए, तो यूं आते हैं तो मास डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो इसका मास x है, तो इसका मास ग्रेटर देन 2x होगा, और फिर अगर इसका मास ग्रेटर देन 2x है तो इसका मास ग्रेटर देन 4x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ मास दुगने से भी ज्यादा बढ़ा। अब इसका जितना मास है तो वो मास यहाँ बढ़ा और वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ा। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटल की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, मेटल हेवी हो जाते हैं, मेटल हैवी हो जाते हैं और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं। इसी तरह से डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, यानी इस सीरीज से ज्यादा डेंसिटी इसकी और इससे ज्यादा इसकी। एनीवे, अब ये सब ऐसा क्यों होता है जो अभी डिस्कस किया, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो लेट्स सी, यहां ग्राफ भी बने हुए हैं, आप देख लो। यहां पर ये लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, ये एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली ये जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए है, ठीक है। और देखो यहां मैंने ये जब सीरीज लिखी है तो यहां देखो कॉपर एजीएयू पे हम रुक गए हैं, जिंक कैडमियम मरकरी डिस्कशन में नहीं आया है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ये है दिस इज अवर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और ये ब्लू वाली है सेकंड और ग्रीन वाली है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये पैटर्न बता रखे हैं। तो अब क्या होता है, बेसिकली यहां पर ये पैटर्न है, इस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये इस पैटर्न से एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर जो इस तरफ तो क्या है, इस एक्सिस पर तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं। मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि हार्डनेस क्या हो रही है, ये हार्डनेस।
अगर हार्डनेस इंक्रीज हो रही है तो हार्डनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हार्डनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मेल्टिंग पॉइंट के। वो जितना ज्यादा हार्ड होगा मतलब उसकी पैकिंग क्लोज्ड है। हार्डनेस कब बढ़ती है? क्लोजली पैक्ड है। अब एक बार तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो ये इररेगुलर वेरिएशन है कि आप देखो क्रोमियम तक हार्डनेस बढ़ रही है या टंगस्टन तक हार्डनेस बढ़ रही है। पहले अपन इसको देखते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स के बाद अब ये एलिमेंट आपको याद भी नहीं है, तो पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो मैं वापस ले लेता हूं, यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और यहां मैं जिंक भी ले रहा हूं, है ना। तो मैं डी ब्लॉक में जिंक को भी साथ में डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमको मालूम है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। जो n किसको डिनोट कर रहा है बेटा? n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। n किसको डिनोट कर रहा है? n डिनोट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। और स्कैंडियम में 1 है। अगर बोर्ड पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने स्कैंडियम ही लिखा है। तो स्कैंडियम जो है उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम और ये स्कैंडियम। दिस इज, तो यहां पर क्या हो गया? ये ब्लू फॉन्ट में मैंने जो लिखा है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और अब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम सबसे हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां है? सबसे हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में। सबसे हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? क्रोमियम में। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? क्रोमियम में। इसका मतलब क्रोमियम का जो मेटल क्रिस्टल होगा, इसका मतलब जो क्रोमियम का जो मेटल क्रिस्टल होगा, क्रोमियम का जो मेटल क्रिस्टल होगा, वो मेटल क्रिस्टल में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 6 हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि अगर मैं ये था बेटा, ये देखो आप, ये तो हो गया 3D, ये 4s। तो स्कैंडियम के केस में क्या था? ये स्कैंडियम था 3D1 4s2, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेलेडियम में 3, लेकिन क्रोमियम में फिर एक्सेप्शन आ जाता है 6। तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हो गए? क्रोमियम। फिर Mn में कितने आ गए? 5, ये आ गए। फिर आयरन से फिर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, ये आयरन, ये कोबाल्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा कोबाल्ट, फिर ये निकल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिला के इसी तरह से कॉपर में 4s1 का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमेशा बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियर है कि अगर मैं बात करूं ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक, तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। इसका मतलब जिंक जब मेटल क्रिस्टल फॉर्म करेगा, जिंक का जो मेटल क्रिस्टल है, ध्यान से सुनना बेटा, जिंक का जो मेटल क्रिस्टल है उसमें जिंक एटम्स लूजली हेल्ड होंगे, एक दूसरे के साथ लूजली बाउंडेड होंगे। रीजन क्या है कि जिंक का क्रिस्टल तो बन गया, उसकी पैकिंग तो हो गई, पर सारे जिंक
एटम्स के बीच में, सारे जिंक स्फीयर्स के बीच में कोई परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी के जो क्रिस्टल बनते हैं वो जब वो पैक्ड होते हैं तो उनके मेटल स्फीयर एक दूसरे को प्रॉपरली बाउंड नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो अंदर मेटलिक बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट है। अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए कि व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर सॉफ्ट, तो they have no unpaired electrons, they have no partially filled d orbitals, so in their crystals there is no metallic bonding, that is why they are loosely held, ठीक है, म्यूचुअली, तो उस वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब कॉपर के अंदर वन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब इसमें मेटलिक बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। और अब अगर मैं आप बात करूं निकल के अंदर, तो निकल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अब आप निकल देख रहे हो, ये तो निकल में 2 है, तो बॉन्डिंग 2 हो जाएगी। कोबाल्ट में 3 है, तो 1 2 3, तो निकल और कोबाल्ट में कौन ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड रहेगा? कोबाल्ट, क्योंकि उस क्रिस्टल में हर कोबाल्ट का मेटल स्फीयर दूसरे अपने नेबर्स के साथ 3 बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि निकल 2 ही कर सकता है, और आयरन और ज्यादा कर लेगा। आयरन सराउंडिंग मेटल्स के साथ एक आयरन का जो स्फीयर है, वो सिंगल आयरन स्फीयर जो होगा वो 4 मेटलिक बॉन्डिंग करेगा, Mn 5 मेटलिक बॉन्डिंग करेगा, पर Mn में एक्सेप्शन है, उसको अभी छोड़ो, रुको। अब क्रोमियम क्या करेगा? क्रोमियम हाईएस्ट मेटलिक बॉन्डिंग करेगा। तो सबसे पहले स्कैंडियम की मेटलिक बॉन्डिंग उसके क्रिस्टल में 1 ही है, फिर 2 है, फिर 3 है, 6 है। तो आपको पहले ये पैटर्न तो समझ में आ गया कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो क्रिस्टल, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो इनके जो क्रिस्टल हैं उनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। वैसे ज्यादा बेहतर है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बोला करो, लेकिन अगर आप पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल बोलते हो तो भी चलेगा, लेकिन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोल दो, क्योंकि यहाँ s ऑर्बिटल भी है इसमें, क्रोमियम के केस में। तो हम क्या बोलेंगे? स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, या स्कैंडियम टू क्रोमियम पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। इस वजह से उस क्रिस्टल के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग का नंबर बढ़ता है, और मेटलिक बॉन्डिंग का नंबर बढ़ता है तो क्या हो जाता है? उनकी पैकिंग और ज्यादा क्लोज हो जाती है, और सारे मेटल स्फीयर एक दूसरे को ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग से बॉन्डेड हो जाते हैं, तो वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड और टाइटली पैक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली फिक्स हो जाते हैं। तो क्रोमियम सबसे ज्यादा अपने क्रिस्टल के अंदर फिक्स है, क्योंकि हर क्रोमियम ने 6 मेटलिक बॉन्डिंग बना रखी है। लेकिन फिर Mn के पास डिक्रीज हो जाता है, और Mn का एक एक्सेप्शन है, और Mn का ये एक्सेप्शन आपको फैक्ट की तरह आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो 3D जैसे ये नेचुरल हाफ फील्ड, नेचुरल फुल फील्ड था जिंक, तो Mn और Mn के नीचे जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s2 है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1d5, n-1d5 और ns2 है, n-1d5 और ns2 है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? n-1d5 और ns2 है, तो इस केस के अंदर वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी मेटलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है। तो खैर आप ये Mn को एक्सेप्ट करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक पहले हार्डनेस बढ़ती है, फिर आयरन से जिंक तक कम होती है, क्योंकि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। तो वही वाली बात है, आप देख लो Mn यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जैसे क्रोमियम के जस्ट नीचे मोलिब्डियम आ रहा है, मोलिब्डियम के नीचे टंगस्टन आ रहा है, तो क्रोमियम 6 ग्रुप का है, मोलिब्डियम भी 6 ग्रुप का है, और टंगस्टन भी 6 ग्रुप का है। क्रोमियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 6 ग्रुप से। तो क्रोमियम के जस्ट नीचे क्या आता है बेटा? क्रोमियम के जस्ट नीचे, तो ये पैटर्न तीनों सीरीज में, स्कैंडियम वाली सीरीज में, इट्रियम वाली सीरीज में और लेंथेनम वाली सीरीज, पैटर्न एक जैसा ही चलता है। ये क्रोमियम के जस्ट नीचे क्या आ गया? क्रोमियम के जस्ट नीचे मोलिब्डियम आ गया, मोलिब्डियम के जस्ट नीचे टंगस्टन आ गया, ठीक है। तो आप देख लो, तो फर्स्ट सीरीज के अंदर क्रोमियम सबसे ज्यादा हार्ड है, सेकंड सीरीज के अंदर मोलिब्डियम
सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का सबसे हार्ड मेटल है, और फिर टंगस्टन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सबसे हार्ड मेटल है। और इस केस के अंदर क्या हो गया बेटा कि अगर हम ये देखें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तो टॉप टू बॉटम हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम जब हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जब हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, तो आप देख लो टंगस्टन जो है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो गया, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, और हार्डनेस सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आजकल तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है या ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, तो हम टंगस्टन लिखेंगे। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसीलिए ये वायर्स बनाने में इसकी वायर भी बनती है, और ये वायर्स वहाँ यूज होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पुराने बल्बों में जो ओल्ड बल्ब्स आते थे, लाइटिंग सिस्टम होता था, उसके अंदर टंगस्टन के वायर यूज करते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से उन वायर्स का टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो टंगस्टन वायर उस हीट रेजिस्ट, मतलब टंगस्टन के जो वायर थे वो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, और वो मेल्ट नहीं होते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती थी। एनीवे, तो कुल मिला के ये हुआ कि कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है, नंबर 1 तो हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन हुआ, नंबर 2 अगर आपसे ये पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट के सॉफ्ट मेटल कौन से हैं, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के सॉफ्ट मेटल है, पीरियोडिक टेबल के नहीं है। एस ब्लॉक मेटल सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं, तो सॉफ्ट मेटल बेसिकली एस ब्लॉक के होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। पर अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के सबसे सॉफ्ट मेटल कौन से हैं, तब आपको आंसर देना है जिंक, कैडमियम, मरकरी। और अगर पीरियोडिक टेबल के सॉफ्ट मेटल पूछे तो फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और यहाँ पर डी ब्लॉक का सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, मरकरी है। और मरकरी इतना ज्यादा सॉफ्ट हो गया कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी जिंक से ज्यादा सॉफ्ट कैडमियम है, कैडमियम से ज्यादा सॉफ्ट मरकरी है, यानी यहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी का ट्रेड उल्टा हो गया। आपने यहाँ देखा क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो जिंक से ज्यादा सॉफ्ट मरकरी, सॉरी जिंक से ज्यादा सॉफ्ट कैडमियम, और कैडमियम से ज्यादा सॉफ्ट मरकरी। तो ये सब चीजें कुछ फैक्ट भी है बेटा। अब ये फैक्ट है तो अपन को लर्न भी करने पड़ेंगे, पर इन सबको इग्नोर करने से हमारे कॉम्पिटिटिव में सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं, या फिर जो बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाते हैं अपन। तो एनीवे, तो ये आई थिंक ये आपको हार्डनेस क्लियर हो गया। और इसमें ये ध्यान रखना है, Mn भी यहाँ एक फैक्ट है जिसकी मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हुए भी इसकी सॉफ्टनेस सबसे मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक Mn का जो सॉफ्ट, Mn ज्यादा सॉफ्ट मेटल हो गया, क्योंकि टाइटेनियम, वेलिडियम, क्रोमियम तक तो हार्डनेस बढ़ी, उसके बाद एकदम डिप आया, फिर वापस बढ़ के आयरन, कोबाल्ट, निकल, और उसके बाद ये नीचे चला गया कॉपर तक। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। खाली इसमें आपको इसका मतलब जो Mn ग्रुप है, Mn के नीचे T आ रहा है और यूरेनियम आ रहा है, तो Mn ग्रुप का जो सॉफ्टनेस है या हार्डनेस बोलो कम है, सॉफ्टनेस ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है ना, दोनों ग्रुप से। यानी क्रोमियम ग्रुप भी ज्यादा हार्ड है, आयरन ग्रुप भी ज्यादा हार्ड है, किससे, Mn से। तो ये थोड़े से पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, और आई थिंक आपको अब ये हार्डनेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जितनी ज्यादा, अब देखो जो मेटल जितना ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है ना, उसकी एटोमाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब एटोमाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, उसको फाइनेस्ट पाउडर में कन्वर्ट करना। तो ऑब्वियसली जो हार्ड मेटल है उसको फाइनेस्ट पाउडर में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजंस स्ट्रॉन्गर मेल्टिंग, ये अभी मैंने जो डिस्कस किया है वही लिखा हुआ है कि इन हेवियर मेटल्स ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, greater the number of metallic bonding, and therefore greater is the strength of this bond. क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इन तीनों एलिमेंट में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 666, इस वजह से ये हार्ड है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं,
तो इस वजह से इसके अंदर क्या है, बॉन्डिंग सॉफ्ट है। ये वही है जो हम अभी डिस्कस करके हैं, पोस्ट करके इसको रीड करिएगा। और फिर ये देखो, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, तो वही बोला है, वो हाई उसकी होगी जो एटमाइजेशन के ट्रेड हैं, वो वही ट्रेड है जो हार्डनेस के ट्रेड है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इनके एटमाइजेशन एनर्जी अभी क्लियर कर दी कि उसको फाइनेस्ट पाउडर में कन्वर्ट करना, तो जिसकी हार्डनेस ज्यादा है तो उसकी एटमाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो टंगस्टन की एटमाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और जिंक, कैडमियम, मरकरी की एटमाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, यानी जो सॉफ्ट है उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारा तो आप पोस्ट करके रीड कर लेना, मैं पढ़ा चुका हूँ ये। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएशन एटॉमिक एंड आयनिक साइज और इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच।